नमस्कार साथियों, आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल के अंग्रेजी ग्रामर सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है। सर्वनाम खास करके वे शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन के बदले में आते हैं, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। वैसे देखा जाए तो इसका जो परिभाषा होता है वो ये होता है कि वह शब्द जो नाउन के बदले में आए उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि नाउन के इक्विवेलेंट जो होता है वह क्या होता है, प्रोनाउन होता है। देखा जाए तो प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, तो हम लोग नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं एक वाक्य कहूं, राम एक लड़का है, राम के पास 2 हाथ है, राम के पिताजी किसान है, राम वर्ग 5 में पढ़ता है, तो यह बार बार राम का उच्चारण आने से शब्द जो होता है वाक्य थोड़ा भद्दा सा लगता है। इसी को कहा जाए राम लड़का है, राम के पिताजी किसान है, राम वर्ग 2 में पढ़ता है। अगर इस तरह से कहा जाए तो ये वाक्य जो होता है वह सुनने में भी अच्छा लगता है और अगले तक अपनी बातों को हम सही से पहुंचा भी पाते हैं। देख सकते हैं हम लोग इसी के पर्पस से हम लोग यानी कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसके जो कुल मिलाकर के 10 प्रकार होते हैं, जो कि इस प्रकार से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पोसेसिव प्रोनाउन जो कि अधिकारवाचक सर्वनाम हिंदी में कहलाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक सर्वनाम। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोशियल प्रोनाउन पारस्परिक बोधक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक होता है ये, और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब बारी बारी से इन सबों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहला जो ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ये, जैसा कि देखते हैं हम लोग, ये पर्सन देखिए और हिंदी में भी देखिए पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वे पर्सन से वास्ता रखते हैं। अगर पर्सन के बारे में देखा है तो 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, और ये होता है कौन, तो कहने वाला, सुनने वाला और जिनके बारे में कहा जाए। तो कहने वाला जो होता है उसे हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, और जिनके बारे में बोला जाए उसे हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। प्रत्येक का अपना अपना सिंगुलर और प्लुरल होता है, जिनमें कि इसका सिंगुलर आई होता है, प्लुरल वी होता है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लुरल दोनों का दोनों यू ही होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर जो होता है उसमें सभी प्रकार के नाम आते हैं, और नाम के लिए आने वाले ही और सी आते हैं। इनमें एक से अधिक नाम आते हैं। मान लीजिए राम और श्याम। इसके बाद इसमें जो अन्य आने वाले शब्द होते हैं वे दिज होते हैं और दोज होते हैं। वैसे देखा जाए तो इनका जो सिंगुलर फॉर्म होता है इनमें भी दिस दैट आता है, कई बार इट भी आते हैं, लेकिन इन सबों का प्रयोग हम लोग खास करके संकेत करने के लिए करते हैं, इसीलिए इसे पर्सन के रूप में नहीं पढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो इनका जो चार्ट होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। ये देख सकते हैं आप, ये पर्सनल प्रोनाउन का रूप हो जाएगा। इसी में ये इसका जो आगे वाला भाग ये पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसके जो रूप बदलते रहते हैं। वास्तव में जब हम लोग किसी विशेष कार्य को कर रहे होते हैं तो कार्य करने वाले व्यक्ति आदि के अनुसार से तो ये बन जाता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस पर जिस तरह से काम होता है, कभी ये खुद कर्ता बन करके आता है, कभी ये कर्म बन करके आता है, कभी ये अपने आप के लिए किसी खास वादे के बारे में कह रहा होता है, कई बार यह खुद से संबंध दिखाने के लिए दूसरे के लिए आता है। इसीलिए इनके अलग अलग रूप बन जाते हैं। हम इनके बारे में अलग अलग सबका अध्ययन करते हैं। तो पहला जो होता है ये पोसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम होता है। और जब हम लोग अधिकार दिखाने का प्रयोग करते हैं तब इस रूप तो मूल रूप से ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उसी के बनते हैं। तो जब हम लोग जब आई के साथ किसी अधिकार दिखाने का काम करते हैं तो आई के स्थान पर ये माई का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि आई एम ए बॉय, अब इसमें लगाइए माई नेम इज। अब जो भी कहना वो कह सकते हैं। मान लीजिए वी आर ए स्टूडेंट, आवर स्कूल नेम इज। यू आर ए बॉय, योर फादर नेम इज। ही इज ए टीचर, हिज ए स्टूडेंट नेम इज। मान लीजिए सी इज ए गर्ल, हर मदर्स नेम इज। दे आर ए स्टूडेंट, देयर स्कूल नेम इज। तो देख सकते हैं हम लोग कि जब कभी हम लोग
जब कभी हम लोग इसके लिए जब अधिकार दिखाने का प्रयोग करते हैं तो आई के लिए माय का प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए कि आई एम ए बॉय माय फादर, तो हम इस तरह से हम देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर आई के द्वारा माय के साथ हम लोग अधिकार दिखाने का प्रयोग करते हैं। इनका जो अगला रूप होता है ये पोसेसिव प्रोनाउन ये बन जाता है। देखते हैं इसके बारे में आगे क्या होता है। तो आगे जो इसका रूप होता है, 2 स्लाइड तो नहीं निकल गया भाई, जो होता है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम इसका हम लोग प्रयोग तब करते हैं जब हम लोग किसी काम को ऐसा करके दिखाते हैं कि उस काम को हमने किया तो लेकिन खुद से ही किया। जैसे मान लीजिए क्या कि आई किल्ड ए टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद से एक शेर को मारा। फिर मान लीजिए क्या कि वी डू आवर होमवर्क आवर सेल्व्स, हम लोग खुद से अपने गृह कार्य को कर लेते हैं, तो वी के लिए आवर का। फिर मान लीजिए कि यू गो टू स्कूल योर सेल्फ, आप खुद से स्कूल चले जाते हैं। फिर मान लीजिए कि ही रीड्स बुक हिज सेल्फ, वह खुद से किताब पढ़ देता है। मान लीजिए सी ड्राइव बाईसाइकिल ड्राइव्स बाईसाइकिल हर सेल्फ, वह खुद से साइकिल चला लेती है। फिर इसी प्रकार से दे के लिए मान लो दे प्ले क्रिकेट देम सेल्फ, वे खुद से क्रिकेट खेल लेते हैं बिना किसी के कह सकते हैं सहारे आदि के। इनका जो अगला भाग होता है वो देख सकते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। इसे हम लोग दृढ़तावाचक सर्वनाम के रूप में जानते हैं। और दृढ़ता क्या होता है, जब हम लोग ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि किसी अमुक काम को मैं खुद से कर सकता हूं, या फिर अपना एक संकल्प वगैरह कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि आई कैन ईट 5 ब्रेड माई सेल्फ, मैं खुद से 5 रोटी खा सकता हूं। आई कैन डिफीट इंडिया माई सेल्फ, मैं भारत को खुद से हरा सकता हूं। फिर वी का मतलब हम लोग होता है। वी का जब दृढ़ता दिखाते हैं तो इसमें आवर सेल्फ आता है। जैसे मान लीजिए क्या कि वी कैन क्रॉस दिस रिवर आवर सेल्फ। इसी प्रकार से यू के लिए योर सेल्फ बन जाता है। जैसे मान लीजिए क्या कि यू कैन डू एनीथिंग योर सेल्फ, तुम खुद से खुद के लिए कुछ भी कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब इस तरह से पीछे वाले को देखा जाए तो यहाँ पर भी माई सेल्फ आवर सेल्फ ये होता है। जब ये खुद के लिए आता है तब यह यानी कि खुद के लिए आता है। और खुद के जैसे मान लीजिए कि आई किल्ड ए टाइगर माई सेल्फ, अगर खुद से मैंने यह काम किया है तो इस स्थिति में माई सेल्फ, तो यहाँ पर यह निजवाचक सर्वनाम है। और दूसरी स्थिति में देखा जाए दृढ़तावाचक, तो यहाँ पर यह कहना होता है कि मान लीजिए मैं खुद से व खुद से ही सिर्फ कर सकता हूँ। या फिर आई एम ओनली पर्सन दैट कैन डू दिस पार्टिकुलर जॉब, यानी कि मैं वह खास व्यक्ति हूं जो इस कार्य को कर सकता है। फिर इसका जो अगला भाग होता है वह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसे हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये जो होते हैं दिस दैट दिज दोज, इसमें दिस और दैट जो होता है यह सिंगुलर के लिए आता है, सिंगुलर के लिए यह आता है। फिर दिज दोज जो होता है यह सिंगुलर पुल्लल के लिए आता है। और ये सच और नीदर ये जो होते हैं ये आवश्यकता अनुसार जो इसके पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन या फिर जो भी होते हैं उनके लिए आता है। जैसे मान लीजिए क्या कि अब हम कहते हैं दिस इज ए बॉय, यह लड़का है तो आप संकेत करेंगे। दैट इज मान लीजिए टाइगर, वह बाघ है तो आप संकेत करेंगे। दीज गर्ल्स आर माई सिस्टर, ये लड़कियां मेरी बहनें हैं तो आप संकेत करेंगे। दोज बॉयज आर हॉनेस्ट, संकेत कर रहे हैं आप। फिर मान लीजिए सच थिंग इज वेरी कॉस्टली, ऐसे सामान महंगे होते हैं, आप संकेत कर रहे हैं। फिर ये नीदर जो होता है, सच का मतलब ऐसा होता है और नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं होता है। तो मान लीजिए क्या कि नीदर बॉय इज गर्ल, नीदर बॉय गलती, तो दोनों में से कोई लड़के दोषी नहीं है। नन का मतलब यहाँ पर कोई नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि नन ऑफ दिस इज करेक्ट, यानी कि जो है उसके बारे में हम इशारा कर रहे हैं कि जो भी है उनमें से कोई नहीं है। वंस का मतलब यहाँ पर एक बार होता है और यहाँ पर सेम का मतलब ठीक वही होता है। जैसे मान लीजिए क्या कि दिस गर्ल इज सेम टू द गर्ल विच आई लुकेड प्रीवियस ईयर, यानी कि हमने यह लड़की जो है यह ठीक उसी प्रकार की है जो कि हमने पिछले साल में देखा था। देख सकते हैं यहाँ पर कि सेम वन, इन सभी का प्रयोग हम लोग संकेत करने के लिए कर रहे हैं। फिर इनका जो अगला भाग होता है वह
इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, जिसे कि हम लोग अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। यह अपने आप में खास प्रोनाउन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कई बार हम लोग जब किसी अमुक व्यक्ति के बारे में, स्थान आदि के बारे में अगर नहीं जानते हैं, फिर भी अगर हमें अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना होता है, तो उस स्थिति में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये अब जानते हैं, जब भी हम लोग इनका प्रयोग करेंगे तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम किसी न किसी व्यक्ति आदि के लिए करेंगे, वस्तु आदि के लिए करेंगे। तो ये अपने साथ जब भी होता है, तो यह जब सिंगुलर के लिए आता है तब यह सिंगुलर होता है। और कई बार क्या होता है, यह पार्टिकुलर, कई बार ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये सभी के सभी जो हैं दिए हुए हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, और ये जो होते हैं ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। इनका जो मतलब होता है वह एनीबॉडी का मतलब कोई होता है, एनीथिंग का मतलब कुछ भी होता है, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, ईदर का मतलब दोनों में से कोई एक होता है, एवरीबॉडी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति होता है, लिटिल का मतलब यहाँ पर थोड़ा होता है, मच का मतलब अधिक होता है, नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं होता है, इधर का मतलब दोनों में से कोई एक, नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, नो बॉडी का मतलब भी कोई नहीं होता है, नो वन इसका भी मतलब कोई नहीं होता है, नथिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, वन का एक, अदर का मतलब अन्य या दूसरा होता है, सम बॉडी का मतलब कोई होता है, समथिंग का मतलब कुछ होता है। इसी प्रकार देखा जाए तो बोथ का जो मतलब होता है यहाँ पर वह दोनों होता है, फ्यू का मतलब कुछ होता है, मेनी का भी मतलब बहुत होता है, लेकिन मेनी और मच इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। तो जब हम लोग एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं तो मच का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के लिए हम लोग मेनी का प्रयोग, जैसे मान लीजिए क्या कि आई हैव मच, मान लीजिए गॉट, हम लोग बकरी को गिन सकते हैं, और आई हैव मेनी हेयर, हम बाल को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। फिर अदर का मतलब यहाँ पर अन्य या दूसरा होता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि ये अदर शब्द जो है वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आ रहे हैं, और यहाँ पर सर्वल जो होता है इसका मतलब अनेक होता है। फिर एनी का मतलब कोई होता है, मोर का मतलब अधिक, मोस्ट का मतलब अधिकांश होता है, नन का मतलब कोई नहीं, सम का मतलब कुछ होता है, सम सच का मतलब के जैसे होता है, या फिर कई बार सच का मतलब ऐसे भी होता है। अगर इनके एग्जाम्पल वगैरह देखा जाए तो मान लीजिए क्या कि एनीबॉडी कैन लिसन मी, क्या मुझे कोई सुन सकता है, तो इस स्थिति में मैं जान नहीं रहा हूं कि आगे कौन है। फिर मान लीजिए एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग फॉर योर फेवर, यानी कि मैं आपके पक्ष के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ईच बॉय हैज एक पेन, तो देख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कलम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्ति की संख्या निश्चित नहीं अनिश्चित है। तो मान लीजिए इधर दोनों में से कोई एक होता है, तो मान लीजिए इधर राम और श्याम, इधर राम और श्याम कैन विन द रेस, या तो राम और श्याम दोनों में से कोई एक इस मैच को जीत सकता है। एवरीबॉडी नो द महात्मा गांधी, सभी कोई महात्मा गांधी को जानते हैं। तो जो भी हो अनिश्चित के लिए ले रहा है। लिटिल का मतलब यहाँ पर थोड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कि आई हैव लिटिल मनी। मच का मतलब यहाँ पर बहुत होता है, लेकिन यह भी अनिश्चित के रूप में आता है, जैसे मान लीजिए क्या आई हैव मच वर्क। नीदर का मतलब यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं होता है, जैसे मान लीजिए नीदर राम नोर श्याम, इसके साथ नीदर जब आता है तो इसके साथ नोर लग करके कई बार आता है। नीदर राम और नोर श्याम, प्रेजेंट मान लीजिए यस्टरडे, यानी कि बीते हुए दिनों में ना तो राम और श्याम दोनों में से कोई उपस्थित नहीं था। नो वन, मान लीजिए कि नो वन कैन हेयर टू हेल्प मी, यहाँ पर कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, तो अनिश्चित के बारे में बात कर रहे हैं। नथिंग हेयर टू डू, यहाँ कुछ नहीं है करने के लिए, अनिश्चित है। वन, जैसे मान लीजिए क्या कि वन कैन क्रॉस दिस रिवर, यानी कि कोई व्यक्ति एक है जो किसी से नदी को पार कर सकता है, तो यहाँ पर अनिश्चित के बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर मान लीजिए अदर का मतलब अन्य या दूसरा होता है, जैसे मान लीजिए क्या कि अदर सम बॉयज, यानी कुछ अन्य लड़के वो कोशिश करो। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर कि अदर अन्य, हम लोग अनिश्चित के बारे में बात कर रहे हैं। समबॉडी का मतलब कोई होता है, समबॉडी हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो, ठीक है। तो समथिंग इज रॉन्ग है, यहाँ कुछ गलत है, अनिश्चित है। फिर यहाँ पर बोथ का मतलब दोनों होता है, जैसे मान लीजिए क्या कि बोथ यहाँ पर अनिश्चित के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मान लीजिए क्या कि मे बी राम इज गलती और नॉट, मे बी बोथ करेक्ट,
यानी कि राम सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता और दोनों सही हो सकते हैं। फ्यू का मतलब कुछ होता है, जैसे मान लीजिए आई हैव फ्यू शुगर, मेरे पास कुछ चीनी है, अनिश्चित है। मेनी का मतलब बहुत होता है, तो इसका हम लोग देखते हैं बहुवचन के लिए प्रयोग करते थे। मान लीजिए आई हैव मेनी हेयर, मेरे पास बहुत बाल है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग इस स्थिति में बाल को गिन तो नहीं सकते हैं, तो फिर भी यहाँ पर ये होता है इस तरह से। फिर अदर का मतलब अन्य या दूसरा, जैसे यहाँ देखा था। सर्वल का मतलब अनेक होता है, जैसे मान लीजिए कि देयर आर सर्वल पैलेस टू हेयर टू विजिट, यहाँ कई स्थान ऐसे हैं देखने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर अनिश्चित के बारे में बोध करवा रहा है। एनी का मतलब कोई होता है, जैसे मान लीजिए क्या कि एनी वन, एनी, अब इसमें कोई व्यक्ति लगाइए, मान लीजिए एनी बॉय कैन डू दिस, कोई लड़का इसे कर सकता है। फिर मोर, इसका मतलब अधिक होता है, जैसे मान लीजिए क्या कि द मोर यू रीड द मोर यू गेन, आप जितना अधिक मात्रा में पढ़ेंगे उतना अधिक मात्रा में सीखेंगे, अनिश्चित है। फिर मान लीजिए मोस्ट, मोस्ट ऑफ द ट्री हैव लीफ, अधिकांश मात्रा में पेड़ों की पत्तियां होती है, अब अधिकांश मात्रा में अनिश्चित है। फिर नन, यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका मतलब जब करेंगे तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नन वगैरह के प्रयोग जो हम लोग पहले भी थोड़ा देखा था। यहाँ पर नो वन था, यहाँ पर नन, यहाँ पर नन का मतलब कोई नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्या कि नन इज हेयर टू लिसन मी, या फिर नन इज हेयर टू हेल्प द पुअर, कोई ऐसा नहीं है जो गरीबों की मदद कर सके। तो वहां पर जो गरीब होगा वह एक भी हो सकता है, एक से अधिक। सम का मतलब कुछ होता है, और यह सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि आई हैव सम डाउट, डाउट का मतलब संदेह होता है, तो कुछ संदेह है वह एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। सच का मतलब ऐसे होता है, या कई बार के जैसे होता है। जैसे मान लीजिए क्या कि आई डोंट लुक सच ए गर्ल, यानी कि मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी। देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर अनिश्चित के लिए को दिखाने के लिए ये सच का प्रयोग किया है। इसका जो अगला भाग होता है वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हमें किसी दो या दो से अधिक व्यक्ति में या फिर एक एक करके व्यक्ति के लिए कुछ अलग अलग कहना होता है, दिखाना होता है, उस स्थिति में इस सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करते हैं। इनको जो संख्याएं होती है देख सकते हैं, ईच का मतलब प्रत्येक होता है। इधर का मतलब जैसे पहले देखा दोनों में से कोई एक होता है, लेकिन यहाँ पर वितरण का काम करेगा। नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। नन का मतलब भी कुछ नहीं होता है। एनी का मतलब कोई होता है। एवरीवन का मतलब प्रत्येक व्यक्ति होता है। इसके बाद अन्य देखा जाए तो इसमें कई बार ये 1 by 1 आ सकता है, 1 by 1, 2 by 2 आ सकता है, 2 by 2। इसके बाद मान लीजिए डे बाय डे, डे बाय डे आ सकता है, टाइम टू टाइम आ सकता है, विजिट टू विजिट आ सकता है। कि जो भी इस तरह से दिखाएगा कि एक ही समय दरमियान में कोई काम कई बार अगर हो रहा हो या फिर अलग अलग हो, तो उस स्थिति में वितरणवाचक सर्वनाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका कुछ हम लोग उदाहरण जैसे ईच के लिए ले लीजिए, तो ईच पर्सन हैज देयर ओवन ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब राय या मत होता है, इसका मतलब राय या मत होता है। तो ईच पर्सन है देयर ओवन ओपिनियन, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी राय या मत होती है। देखते हैं प्रत्येक अलग अलग सबको दिखा रहे हैं। ईच ईयर मिलियन ऑफ पीपुल कम टू इंडिया टू विजिट, प्रत्येक साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं भारत देखने के लिए। देखते ईच ईयर प्रत्येक साल। फिर ईदर का मतलब क्या देखा था, दोनों में से कोई एक होता है। तो ईदर ऑफ दोज स्टूडेंट इज एट द टॉप, यानी कि दोनों में से कोई एक, जिस लड़के के बारे में बात की जा रही है दोनों में से कोई एक लड़के टॉप करने की आशंका दिखाई जा रही है। इधर राम और श्याम में वन, या तो राम या श्याम दोनों में से कोई एक जीत सकता है, दो के बीच वितरण की बात की जा रही है। नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं होता, जैसे मान लीजिए नीदर ऑफ ए स्टूडेंट वांट टू वेयर डर्टी क्लॉथ, यानी कि दोनों में से कोई लड़के ऐसे नहीं है जो गंदे कपड़ा पहनना चाह रहे हैं। नीदर ऑफ मंथ गोज विदाउट द सन, कोई भी ऐसा महीना नहीं होता जिनमें कि पूरी तरह से सूर्य दिखाई देता ही नहीं है। देखिए नीदर का प्रयोग कर रहे हैं। नन का मतलब कोई नहीं है, वितरण के लिए प्रयोग कर रहे। देख सकते हैं आप कि दोज बॉयज आर नन ऑफ ए स्टूडेंट,
दोज बॉयज आर नन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो भी वहां पर बच्चे के बारे में चर्चा किए जा रहे हैं उनमें से कोई भी विद्यार्थी छात्र नहीं है। तो प्रत्येक के लिए अलग अलग वितरण करके बात किया जा रहा है। नन ऑफ यू ट्राई टू लेबर हार्ड, कि आप में से कोई भी ऐसे नहीं है जो कि कठिन मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं। एनी गर्ल कैन वेयर ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब कई बार जो स्पेक्टिकल्स, चश्मे जो होते हैं उसको हम लोग ग्लास कहते हैं। तो एनी गर्ल कैन वेयर ग्लास, वितरण का काम कर रहे हैं, एक एक के बारे में बताया जा रहा है। तो एनी पर्सन शुड बी अलाउड टू लिटरेट, एनी पर्सन शुड बी अलाउड टू लिटरेट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, अलाउ का मतलब यहाँ पर अधिकार देना या अनुमति देना होता है। फिर तो क्या इसका मतलब हो जाएगा, एनी पर्सन शुड बी अलाउड टू लिटरेट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। फिर एवरीवन का मतलब प्रत्येक व्यक्ति होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि एवरी वन शुड बी पार्टिसिपेंट फॉर नेशन। पार्टिसिपेंट का मतलब यहाँ पर भाग लेना होता है, नेशन का मतलब राष्ट्र होता है। इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के विकास में भाग लेना चाहिए। फिर अगला क्या है देखिए, एवरी वन है देयर ओवन क्वालिटी एंड डिफिट्स, यानी कि क्वालिटी का मतलब गुण होता है, डिफिट्स का मतलब खामियां होती है, डिफेक्ट्स की मतलब खामियां होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ गुण और अपने कुछ दोष आदि होते हैं। यहाँ सबसे नीचे हम लोग पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एवरीवन का प्रयोग यहाँ पर वितरण प्रत्येक व्यक्ति को के राय को अलग अलग दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसका जो अगला भाग होता है वह रेसिप्रोशियल प्रोनाउन या पारस्परिक बोधक सर्वनाम होता है। इसमें सिर्फ दो ही होते हैं और कोई अन्य शब्द को अगर हम इस रूप में प्रयोग करें तो हम उसे रेसिप्रोशियल प्रोनाउन या पारस्परिक बोधक सर्वनाम के रूप में जान सकते हैं। जैसे ईच अदर, यहां पर होता है क्या कहते हैं, पारस्परिक बोधक, जहां पर दो व्यक्तियों का संबंध बनेगा, दो व्यक्तियों का, दो स्थानों का, दो राष्ट्रों का, इस तरह से किसी भी दो अलायंसों का, दो कोई अलग अलग संघ होगा उनके बीच अगर होगा तो भी इस तरह। जैसे मान लीजिए क्या कि G20 कंट्रीज हेल्पिंग ईच अदर इन एवरी क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल का मतलब कुछ कोई खास प्रकार का कह सकते हैं, कोई गंभीर मुद्दा को क्रिटिकल सिचुएशन कहते हैं। तो G20 कंट्रीज हेल्पिंग ईच अदर, यानी कि G20 में जो भी देश हैं वे मदद कर रहे हैं एक दूसरे को इन एवरी क्रिटिकल सिचुएशन, यानी कि प्रत्येक गंभीर प्रकार के समस्याओं में। देख सकते हैं यहाँ पर ईच अदर। फिर दूसरे स्थिति में लिख सकते हैं, मान लीजिए क्या कि राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, ठीक है। मान लो गंगा एंड यमुना मीट ईच अदर, पारस्परिक बोधक, एक दूसरे के साथ बोध करवा रहा है। फिर वन एनदर, यहां पर इसका मतलब होता है एक दूसरे को, और ईच अदर का मतलब था एक दूसरा, यहां पर एक दूसरे को। जैसे देखिए थे कि दे इनकरेज वन अनदर टू प्रिपेयर ओलंपिक गेम, यानी कि वे लोग एक दूसरे को, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं ओलंपिक गेम के लिए, वन अदर। फिर इस तरह से और भी हो सकता है, मान लीजिए दे लव वन अनदर, दे फाइट विथ वन अनदर, यानी कि वे एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं, ऐसा अन्य भी हो सकता है। इसका जो अगला होता है वह ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसको हम लोग संबंध कारक प्रोनाउन कहते हैं। अब जब हम लोगों को कभी आई वी यू ही सी वगैरह जो देखा था, उनके द्वारा या फिर अन्य प्रकार के किसी भी नाउन के द्वारा, नाउन के साथ या किसी अन्य प्रोनाउन आदि के साथ अगर किसी अन्य का संबंध दिखाना होता है तो हम लोग इसका कई बार हु का मतलब यहाँ पर कौन होता है, हुम का मतलब किसका होता है, हुज का मतलब किसको होता है, विच का मतलब कौन सा होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब वो होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, व्हेन का मतलब जब होता है, व्हाई का मतलब क्यों होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए कर रहे हैं अभी, तो शो टू रिलेशन यानी कि संबंध दिखाने के लिए इनका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या, मान लीजिए कि हु इज द गर्ल, मान लीजिए यहां पर क्या लिखते हैं कि हु इज द गर्ल। अब फिर से लीजिए हु लाइक यू,
तो यहाँ देख सकते हैं हु का मतलब कौन है यहाँ पर। तो एक यहाँ पर जो हु का प्रयोग हुआ है वह संकेत करने के लिए डिमोन्स्ट्रेटिव के रूप में हुआ है, और दूसरी स्थिति में जो हु का प्रयोग हुआ है वह संबंध दिखाने के लिए कि हु इज द गर्ल हु लाइक यू, कौन वह लड़की है जो तुम्हें पसंद करती है। फिर हुम का मतलब किसका होता है, जैसे मान लीजिए हुम इज योर फादर, किसके बेटे हो तुम। फिर हुज का मतलब, हुम का मतलब किसका होता है, हुज का मतलब होता है किसको या फिर किसका या किसको। जैसे मान लीजिए कि हुज इज सिटिंग देयर, कौन यहाँ हु इज सिटिंग देयर यानी कि किसका सीट है यहाँ पर, या फिर कौन यहाँ पर बैठा हुआ, इस तरह का बोध करवाया गया। विच का मतलब जो होता है वह होता है कौन सा या कौन सी या कौन से। कई बार इसका प्रयोग हम लोग पारस्परिक बोधक दिखाने के लिए भी करते थे, यहाँ पर हम लोग संबंध के दिखाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। इस तरह से करेंगे, मान लीजिए कि दिस इज द बॉय विच अबाउट आई टॉक टू यू, यानी कि ये वही लड़का है जिनके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा किया था। फिर व्हाट, यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या होता है, लेकिन ये व्हाट का प्रयोग यहाँ पर हम लोग संबंध दिखाने के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि दिस इज द बॉय व्हाट अबाउट आई टोल्ड टू यू, ये वही लड़का है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा किया। फिर वेयर का मतलब यहाँ पर, वेयर का मतलब यहाँ पर कहाँ होता है, ठीक है। तो या मान लीजिए यहाँ पर कि Where you found this, तुमने इसे कहां से पाया। तो जिस वस्तु को आपने पाया है उनका संबंध उस स्थान से दिखाया जा रहा है। When का मतलब यहाँ पर कब होता है, लेकिन when का प्रयोग यहाँ पर हम लोग संबंध दिखाने के लिए कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि I come here, मैं यहाँ पर आया, when you go there, जब तुम वहां पर गए। तो देख सकते हैं यहाँ पर when के द्वारा एक दूसरे का संबंध दिखाने का प्रयोग कर रहे हैं। फिर why का मतलब यहाँ पर क्यों होता है, यहाँ why के द्वारा जो हम लोग इसका भी जब दिखाने का प्रयास करते हैं तो वह कुछ इस तरह से करता है। जैसे मान लीजिए कि आई एम हेयर देन why you going there, कि मैं यहाँ हूं तब तुम वहां क्यों गए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे और तुम्हारे के बीच में संबंध दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोग why का प्रयोग कर रहे हैं। इसका जो अगला भाग होता है वह रिलेटिव प्रोनाउन, हम लोग जो इससे पहले देखे थे वह कुछ यहाँ पर उसके कुछ प्रकार होते हैं, और यह आवश्यकता अनुसार कभी कभार क्या होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन, और कभी कभार ये रिलेटिव एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। कभी कभार यह रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, और कभी कभार यह रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब देखते हैं ये किस तरह से होते हैं। एक यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या बात है, अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं क्या कि हम लोग पहले ही क्या देखा कि जब हम लोग नाउन का प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं, किसी व्यक्ति आदि के बारे में बताने के लिए। और अगर नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं तो नाउन के स्थान पर हम लोग क्या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, नाउन के स्थान पर हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक साथ तब अगर नाउन और प्रोनाउन दोनों आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो इस स्थिति में जब कभी ये सब के सभी शब्द जो होते हैं वे अपने आप में WH वर्ड कहलाते हैं। WH का मतलब यहाँ पर क्या होता है तो व्हाट हैपेंड, यानी कि कब क्यों कहाँ वाले शब्द व्हाट हैपेंड। तो जब कभी इन सभी शब्दों के साथ अगर WH प्लस H भी, यानी कि WH वर्ड यानी कि हु हुम ये सभी के सभी, और H भी क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, तो आवश्यकता अनुसार कभी इज, कभी एम, कभी आर, कभी वाज, कभी वेयर, कभी हैज, कभी हैव, कभी हैड, ये सभी के सभी शब्द जो होते हैं वे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। हम लोग इसके बारे में वर्ब के अध्याय में इसका विस्तृत प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो जब कभी WH वर्ड के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तब जो होता है वह रिलेटिव, यानी कि WH वर्ड के साथ अगर H भी लगा हुआ होता है तब ये शब्द जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए क्या कि मान लीजिए व्हाट बुक इज योर्स,
कौन सी किताब है तुम्हारी, इतिहास देख सकते हैं आप, व्हाट और बुक्स। तो व्हाट यहाँ पर अपने आप में ये क्या होता है, जब भी आप लीजिएगा यहाँ पर WH वर्ड हो गया, यहाँ पर बुक आया है, तो यहाँ पर ये जो व्हाट शब्द होगा यह अपने आप में रिलेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। और इसी मान लीजिए व्हाट इज योर नेम, तब यहाँ पर जो व्हाट आएगा, जैसे मान लीजिए कि व्हाट इज योर नेम, तो इस स्थिति में जो व्हाट आएगा यहाँ पर यह किस चीज के लिए आएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आएगा। यानी कहने का मतलब ये कि अगर नाउन के साथ अगर प्रोनाउन कोई लगा हुआ हो, नाउन के साथ अगर हु, हुम, कुछ भी शब्द अगर लगा हुआ हो WH वाला, तो तब वह एडजेक्टिव के तरह कार्य करता है। और अगर ठीक बाद उसके कोई अगर हेल्पिंग वर्ब है तब वह नाउन की तरह कार्य कर। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं WH प्लस नाउन, यहाँ देखिए WH प्लस नाउन, तो WH के बाद नाउन रखिए कोई सा भी, यहाँ पर हु लीजिए, मान लीजिए हु, मान लीजिए हुम कलर, विच बुक, व्हाट बुक, व्हाट पैलेस। तो देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट के बाद जब पैलेस लगाएंगे तब ये क्या होगा, रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह बोध करवाएगा। और अगर WH के बाद अगर EJMR वगैरह लेंगे तब यह रिलेटिव प्रोनाउन के तरह बोध करवाएगा। इसका जो अगला भाग होता है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्न, प्रश्न पूछना। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, तो जब हम लोग whenever we use whom, whose, what and which to ask questions, जब हम लोग इन सभी शब्दों का प्रयोग हु का, हुम का, हुज का, व्हाट का, विच का, अगर इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग किसी प्रश्न को करने के लिए करते हैं तब इसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि हु इज योर सिस्टर, तो मान लीजिए कि हु इज योर सिस्टर, तो योर सिस्टर तुम्हारी बहन, तो क्या तुम्हारी बहन का नाम हु है, नहीं, कुछ न कुछ नाम होगा, तो उसके बदले में हम लोग हु का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हु शब्द जो होगा वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक। जैसे मान लीजिए हु इज योर सिस्टर, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने हु इज योर सिस्टर, तो यहाँ पर हु जो का जो प्रयोग किए हैं किसके लिए किए हैं, सिस्टर के लिए किए हैं, सिस्टर के लिए किए हैं। इसलिए फिर हुज का मतलब क्या होता है, तो किसका होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कह सकते हैं हुज इज योर पार्टनर, मान लीजिए शूज, तुम्हारे दोस्त के जूते कौन से हैं। यहाँ पर शूज के लिए हुज इज योर शूज। अब जिस जूते को देखा जा रहा है उसे देख करके प्रश्न किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो हुज आया है किसके लिए, ये शूज के लिए आया है। तो कह सकते हैं यहाँ पर यह प्रश्न पूछने के लिए भी प्रयोग में आ रहा है और हुज के, शूज के बदले में भी ये हुज आ रहा है। तब यहाँ पर यह रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और प्रश्न पूछने का भी। फिर हुम का मतलब जो होता है वह किसका होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हुम के द्वारा, मान लीजिए हुम इज योर टीचर, ठीक है, हुम इज योर टीचर, या फिर हुम इज योर सिस्टर, हुम इज योर ब्रदर। इस तरह से कुछ भी होगा, किसके तुम भाई हो, किसका तुम बहन हो, जिसके बारे में कहा जाए ठीक इसी तरह का बोध करवाएगा यह। फिर विच का मतलब यहाँ पर कौन सा, कौन से या कौन से होते हैं। जैसे मान लीजिए विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है, विच इज योर हाउस। तो मान लीजिए घर को देखा जा रहा है और पूछा जा रहा है बहुत सारे घरों में से कि विच इज योर हाउस, तो यहाँ पर विच के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है। और जैसे मान लीजिए घर को देख करके पूछा जा रहा है कि विच इज योर हाउस, तो हाउस यहाँ पर नाउन है और इसी के लिए क्या आया है, विच आया है और प्रश्न में पूछा जा रहा है इसी प्रकार से। फिर व्हाट का मतलब जानते हैं क्या होता है, और ये शब्द जब प्रश्न वो पूछने के लिए आते हैं तो ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो इस स्थिति में यह रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके जो अगले प्रकार होते हैं वे कुछ भी नहीं होते हैं। माफी चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।